मुगल जैसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के क्षय और पतन के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण होते हैं, कई शक्तियाँ होती हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती है। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगजेब के सख्त शासनकाल में ही हो गई थी। औरंगजेब को विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था। उसने इस साम्राज्य को दक्षिण की दूरस्थ भौगोलिक सीमाओं तक फैलाने की नीति अपनाई। हालांकि इस क्रम में उसे जन धन की काफ़ी हानि उठानी पड़ी। दरअसल देश की संचार व्यवस्था और आर्थिक व राजनीतिक संरचना सभी क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता के तहत लाने का औरंगजेब का मकसद सैद्धांतिक तौर पर भले ही उचित रहा हो, लेकिन इसे व्यवहार में लाना आसान नहीं था। औरंगजेब राज्य सत्ता के मामले में विफल रहा था। वह मराठों की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग मानने को तैयार नहीं था। औरंगजेब इस बात को समझ नहीं सका कि शिवाजी और दूसरे मराठा सरदारों का आसानी से दमन नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से अकबर ने राजपूत राजाओं व प्रधानों के साथ गठबंधन बनाया था। औरंगजेब से भी मराठा सरदारों को मनाने की आशा की गई थी, लेकिन उसने मराठों का दमन करने की नीति अपनाई। मराठों के खिलाफ निरर्थक लेकिन कठोर अभियान वर्षों तक चलता रहा। इससे उसके साम्राज्य के संसाधनों की काफ़ी बर्बादी हुई। व्यापार व उद्योग तबाह हो गया। 1.25 से ज़्यादा वर्षों तक उत्तर में औरंगजेब की गैर मौजूदगी और मराठों को दबाने में उसकी विफलता के कारण प्रशासन में गिरावट आई। इससे साम्राज्य और उसकी सेना की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम सीमाओं की उपेक्षा हुई और प्रांतीय व स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता की अवहेलना करने व आज़ादी का सपना देखने का मौका मिला। इसके बाद 18वीं सदी में उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार से केंद्रीय सत्ता और भी कमज़ोर हुई। कुछ राजपूत राज्यों के साथ औरंगजेब की लड़ाई का भी मुगल साम्राज्य पर विपरीत असर पड़ा। राजपूत राजाओं के साथ गठजोड़ और उसके कारण मिली सैन्य समर्थन अतीत में मुगलों की ताकत का बहुत बड़ा आधार रहा था।